गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं तृप्ति दुबे, UIS एकेडमी कोरबा से। आज के इस वीडियो में अपन जियोग्राफी पर दक्षिण भारत की नदियां पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने बताया था भारत की नदियां पढ़ेंगे तो भारत की नदियों को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक जो हिमालय से निकलने वाली नदी उनके बारे में, और दूसरा जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं जिसको अपन बोल सकते हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। ठीक है, तो ऊपर से जो हिमालय की नदियों से निकलती थी नदी उनको हमने कवर कर लिया है। आज हमको देखना है दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, उनके बारे में आज अपने को क्लियर करना है। तो सबसे पहला चीज, इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं और प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां निकलती हैं उन दोनों में अंतर क्या है, ये आपको समझना सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। तो समझेंगे, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, है ना, हिमालय से जो भी नदियां निकल करके आती हैं वो नवीन नदियां कहलाती हैं, और ये जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं वो हमारी प्राचीन नदियां कहलाती। ऐसा क्यों? तो सबसे पहला पॉइंट, तो जब मैं पर्वत पठार आपको पढ़ा रही थी उस टाइम मैंने बताया था जो हमारा हिमालय पर्वत है वो हमारा नवीन पर्वत है। तो जब पर्वत ही नवीन है तो वहाँ से जो नदियाँ आ रही है वो भी तो नवीन होगी ही। ठीक है, नदियों में भी अवस्थाएं पाई जाती हैं। कुछ नदियाँ युवा अवस्था में होती हैं, कुछ प्रौढ़ अवस्था में होती है, कुछ वृद्धावस्था में होती हैं। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी नदी युवा अवस्था में है, कौन सी वृद्धावस्था में, कौन सी प्रौढ़ अवस्था में है? तो समझेंगे, जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, है ना, उनके बारे में मैं पहले आपको बताती हूँ। मैंने कहा कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो नवीन नदियां कहलाती हैं, वो अभी युवा अवस्था में हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो युवा अवस्था में है? तो जितनी भी नदियां हैं वो सब की सब नदियां घाटी का निर्माण करती है, गहरी घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, और वो घाटी को इतनी गहरी करती हैं कि जब तक वो नीचे जा करके धरातल से, समुद्र से मिल ना जाए। ठीक, तो जो नदियां पूरा अपना घाटी को गहरा कर चुकी है, मतलब जो अपना काम खत्म कर चुकी हैं, उन नदियों को हम कहते हैं कि हाँ, अब ये जो है वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है, क्योंकि उसने अपना पूरा काम कर लिया। उनका काम यही है घाटी बनाना, उसको गहरा करना और गहरे करते 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 धरातल तक लेके जाना। तो इस काम को करने में उनको बहुत टाइम लगता है, और जिन्होंने ये काम पूरा कर लिया है मतलब उस काम को करने में वो बहुत पहले से लगी हुई थी, इसी कारण से उसने अपना काम कर लिया। तो बहुत पहले से लगी हुई थी मतलब क्या पता चलता है यहाँ से कि वो नदियाँ बहुत टाइम से बह रही हैं, इसी कारण तो उसने अपना काम खत्म कर लिया, मतलब वो बहुत पुरानी हो चुकी है नदियाँ। और जो नदियाँ अपना घाटी बनाना भी स्टार्ट ही की हैं, मतलब ये नदी अभी बनना चालू की है, इस कारण से इसकी जो घाटी है वो ज़्यादा गहरी नहीं हो पाई है, मतलब ये अभी युवा अवस्था में है। और जो नदी घाटी बनाना चालू कर ली है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, लेकिन कंप्लीट हुआ नहीं है, तो उसको हम कहेंगे प्रौढ़ अवस्था। तो इस आधार पर नदियों की अवस्था को बांटा जाता है। तो इसलिए हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो नवीन नदियां कहलाती हैं, और वो अभी युवा अवस्था में ही हैं, क्योंकि उनका जो घाटी है वो अभी इतना गहरा नहीं हुआ है कि जाकर के वो धरातल से मिल सके। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ना, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो सारी की सारी प्राचीन नदियां कहलाती हैं, क्योंकि इन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। इनकी जो घाटियां हैं वो बहुत इतनी गहरी हो गई हैं कि जाकर के वो धरातल में मिल सकती हैं। क्लियर है? तो क्या पॉइंट पहला मैंने बताया, हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो नवीन होती हैं और युवा अवस्था में होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो बहुत अधिक प्राचीन होती हैं और ये वृद्धावस्था और प्रौढ़ावस्था में पाई जाती हैं। क्लियर है? दूसरा आपको याद रखना है, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो पहले हिमालय से निकलेंगी, निकलने के बाद वो उत्तर भारत के मैदान में प्रवाहित होती हैं। तो जब वो उत्तर भारत के मैदान में प्रवाहित होती है तो मैदान में क्या होता है? मैदान में मिट्टियां पाई जाती हैं ना, तो मिट्टियां होने के कारण प्लस मैदान में प्रवाहित होने के कारण इन नदियों की जो गति है वो धीमी हो जाती है। तो धीमी कम जो गति है वो धीमी होने के कारण प्लस मैदान में मिट्टियां होने के कारण ये हिमालय से निकलने वाली नदियां विसर्पण करने लगती है। विसर्पण मतलब मैंने क्या बताया था? सर्प की भांति चलना, उसको विसर्पण कहा जाता है। तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो विसर्पण करने लगती है, क्योंकि विसर्पण सिर्फ मैदान जहां पर मिट्टी होती है ऐसे जगह पर किया जा सकता है। ठीक, जबकि प्रायद्वीपीय पठार क्या है? पठार तो एक चट्टान है ना, पत्थर है, वहां पर कैसे विसर्पण करेगा? वहां पर तो मिट्टी ही नहीं आ सकती। तो इसी कारण से जो प्रायद्वीपीय पठार से नदियां निकलती हैं वो विसर्पण नहीं करती हैं, वो तो सीधे पठार में ढलान के माध्यम से निकलती है, बल्कि एक ही दिशा में जाकर के अपने मुहाने से, मतलब उद्गम से मुहाने तक वो पहुंच जाती है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे? जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं वो विसर्पण करती है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां विसर्पण नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं ये समझ आया? देखो, मैं चाहूँ तो आपको फैक्चुअल पॉइंट्स बता सकती हूँ सिर्फ, जिसको आप रट लेना बोल करके, लेकिन कोई मतलब नहीं है फिर उसका, क्योंकि फैक्चुअल पॉइंट्स आपको बुक में भी मिल जाएंगे, फिर मेरा यहाँ क्या काम?
ठीक है, एक एक पॉइंट को समझाना मेरा काम है, ताकि उस टाइम पर अगर आपको कोई पॉइंट ना आए, जैसे कि मान लो आप मेंस दे रहे हैं, वहां पर तो आपको लिखना पड़ेगा ना सारा कुछ, तो वहां पर अगर कोई पॉइंट आप भूल जाते हैं तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करे कि हाँ, हिमालय से आने वाली नदियां विसर्पण करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि वहां मैदान होता था। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां विसर्पण नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि ये जो है पठार है, पूरा चट्टान है, यहाँ पर मैदान नहीं है, इसलिए विसर्पण नहीं करती थी। ठीक, तीसरा अंतर आपको ये जानना है कि हिमालय से जो निकलती हैं नदियां वो बहुत लंबी होती हैं अपेक्षा दक्षिण भारत की नदियों के। क्यों? क्योंकि आप खुद समझो, जैसे कि गंगा नदी ले लेते हैं अपने एग्जाम्पल में, ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदी में हम लेते हैं गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर है, ठीक है। और वहीं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी, जिसकी लंबाई कितना बताई थी मैं? 1465। तो अब इन दोनों में आपको अंतर समझ आ रहा है? एक 25 किलोमीटर है, एक 1465 है, जबकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, तो यहाँ से आपको अंतर समझ आ जाएगा कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो बहुत लंबी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय की भारत की जो नदियां होती हैं वो छोटी होती है। देखो, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहीं खत्म हो जा रहा है, मतलब उड़ीसा में चालू होकर उड़ीसा में खत्म हो गया, मतलब कुछ ज़्यादा राज्यों में ये प्रवाहित नहीं होती, ज़्यादा जगहों में ये प्रवाहित नहीं होती। क्लियर है? अब आगे हम समझेंगे। एक तो 3 अंतर हो गया, हिमालय की नदियाँ ज़्यादा लंबी होती हैं, प्रायद्वीपीय पठार की नदी ज़्यादा लंबी नहीं होती है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो सतत वाहिनी होती है। सतत वाहिनी मतलब क्या होता है? लगातार बहने वाली होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके जल का 2 कारण है। एक तो वर्षा, जो दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर पूर्वी मानसून से जो बारिश होती है उसकी वजह तो है ही है, प्लस इनके पास ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर का बर्फ जैसे जैसे पिघलता है उसका जो पानी है वो नदी में प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, इसी कारण से हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो कभी सूखती नहीं है, वो सतत वाहिनी रहती है, उसमें हमेशा पानी भरा रहता है, क्योंकि गर्मी के दिन में भी जो ग्लेशियर है, जो बर्फ का पहाड़ है, वो पिघलने लगता है। तो जैसे जैसे वो पिघलेगा उसका जो पानी है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों में बहने लगती है। जबकि दक्षिण पठार के पास कोई प्रायद्वीप नहीं है, मतलब प्रायद्वीपीय पठार है, इसके पास कोई ग्लेशियर नहीं है, मतलब कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है। तो जब नहीं है तो वहाँ से ग्लेशियर से बर्फ कैसे पिघलेगा, और जब बर्फ पिघलेगी नहीं तो इनके पास पानी कहाँ से आएगी? इसी कारण से जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो सतत वाहिनी होती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो क्या होती है? सिर्फ 5-6 महीने के लिए ही बहती हैं, उसके बाद फिर ये सूख जाती है, क्योंकि इनके पास कोई ग्लेशियर नहीं है। क्यों ग्लेशियर नहीं है इनके पास? ये भी एक चीज़ है जो आपको जानना पड़ेगा। तो समझेंगे, हमारे धरातल से 4400 मीटर की ऊंचाई पर, जैसे धरातल है इससे 4400 मीटर की ऊंचाई पर एक हिम रेखा खींची गई है। ठीक है, हिम रेखा मतलब बर्फ की रेखा। इसके नीचे तक आप रहेंगे तो आपको ठंड लगेगी, लेकिन इस रेखा, इसका 0 डिग्री सेल्सियस रहता है ना तापमान, इसके आप ऊपर जाएंगे तो फिर बर्फ जमना स्टार्ट हो जाता है। 4400 मीटर की ऊंचाई पर, 4400 मीटर की ऊंचाई पर। और हमारे भारत में हिमालय की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जिनकी जो ऊंचाई है वो 4400 से कितनी ज़्यादा है, 6000 है, 8000 है। चाहे आप केटू ले लीजिए, कंचनजंगा ले लीजिए, मकालू ले लीजिए, धौलाधर ले लीजिए, अन्नपूर्णा ले लीजिए, धौलागिरी ले लीजिए, कुछ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हिम रेखा के ऊपर है, हिम रेखा के ऊपर जाने पर इनमें बर्फ जम जाता है, और बर्फ जमने के बाद वही ग्लेशियर बन जाता है हमारा। जैसे ही गर्मी की दिन आती है बर्फ पिघलने लगता है और इन नदियों में बर्फ का पानी जाने लगता है। तो इसी वजह से, और वहीं मैं अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करूं तो हिम रेखा तक ही नहीं पहुंचती है, तो हिम रेखा से ऊपर कहां से जाएंगी? और जब तक हिम रेखा से ऊपर नहीं जाएंगी इनके पास बर्फ का पहाड़ कहां से आएगा? बर्फ तो जमेगा ही नहीं ना, क्योंकि बर्फ 4400 मीटर के ऊपर से ही बनना स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो इसी कारण से हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो सतत वाहिनी होती है, क्योंकि वर्षा का जल तो है ही इनके पास, प्लस इनके पास ग्लेशियर है। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं इनके पास कोई ग्लेशियर नहीं है, इसी वजह से ये जो है मौसमी होती है, मतलब 6-7 महीने बहती हैं उसके बाद फिर सूख जाती हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से वर्षा पर डिपेंड करती हैं। क्लियर है? तो हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदी, इन दोनों में आपको अंतर समझ आ गया। ठीक, अब अपने को समझना है, हिमालय की नदी अपन क्लियर कर चुके हैं, अब हमको जानना है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में, एकदम सीक्वेंस से। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में जानने से पहले इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे समझने के लिए। एक नदी वो जो कि अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और एक नदी वो जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो इसको भी 2 पार्ट्स में अपन पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में जो नदी अपना जल गिराती है उनको, और जो नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि सारा कुछ एक साथ देखने से पूरा हाउच पौच हो जाएगा और हमको डीपली बिल्कुल एक एक नदी के बारे में पढ़ते चलना है। क्लियर है? तो आज हम देखेंगे दक्षिण भारत की वो नदियां जो अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बंगाल की खाड़ी में मुहाना मतलब क्या समझ रहे हैं? मुहाना समझ आता है ना, उद्गम मतलब जहां से नदी निकल रही है, और मुहाना मतलब जहां से वो अपना पानी गिरा रही है। ठीक है, ये दोनों को समझना ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे
हुगली नदी से। हुगली नदी दक्षिण भारत की नदी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दक्षिण की दिशा में बह रही है ना, उत्तर से आ रही है लेकिन दक्षिण दिशा में बह रही है। देख सकते हैं ये हमारी हुगली नदी है जो कि आकर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है। हुगली नदी कौन सी नदी है? वही नदी जो भागीरथी से पश्चिम बंगाल में अलग हुई थी। पश्चिम बंगाल में अलग होकर के जो भागीरथी नदी है वो बांग्लादेश निकल गई इस प्रकार से, और जो हुगली नदी है वो नीचे आकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसी हुगली नदी के बारे में अपने को जानना है, तो समझेंगे। सबसे पहले हुगली नदी पर फरक्का बैराज है। कहाँ है फरक्का बैराज? ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हुगली नदी पर फरक्का बैराज है जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो ये फरक्का बैराज क्यों बनाया गया? सॉरी, मेरी गलती है ना, फरक्का बैराज हुगली नदी पर नहीं है, फरक्का बैराज गंगा नदी पर है। ये बनाया क्यों गया था ये बताते बताते मुझसे मिस्टेक हो गया है ना, तो थोड़ा सा समझेंगे। जो हुगली नदी है वो जो है गंगा नदी से अलग होकर के बनी है। देखेंगे ये गंगा नदी है हमारी जिसको भागीरथी कहा जाता है, और ये हमारी हुगली नदी है। ठीक, तो इस गंगा नदी पर ही जो फरक्का बैराज है वो बनाया गया है। तो ये फरक्का बैराज बनाया क्यों गया? तो इसके पीछे भी कुछ कारण है। सबसे पहला कारण तो ये कि गंगा नदी क्योंकि हिमालय से आ रही है, इस वजह से गंगा नदी सतत वाहिनी है। ठीक, लेकिन जो हुगली नदी है वो सतत वाहिनी नहीं है, गर्मी के दिनों में ये सूख जाती है। तो इस कारण से यहाँ पर जो बैराज बनाया गया इसके माध्यम से गंगा नदी का आधा पानी बांग्लादेश में गिराया जाता है और आधा पानी हुगली नदी में जाकर मिक्स कर दिया जाता है, ताकि जो हुगली नदी है वो सूखे ना। ठीक है, समझ आया? फरक्का बैराज के माध्यम से गंगा नदी का ही आधा पानी बांग्लादेश चला जाता है और आधा पानी हुगली नदी में आ जाता है। इस कारण से फरक्का बैराज बनाया गया है। दूसरा इसका उद्देश्य ये था कि हुगली नदी के तट पर 2 बंदरगाह हैं, ये आपको भी याद रखना है। ठीक है, हुगली नदी के तट पर 2 बंदरगाह है। एक बंदरगाह का नाम है हल्दिया, ठीक है, और एक बंदरगाह का नाम है कलकत्ता। तो दोनों में अंतर पहले समझेंगे। तो जो हल्दिया बंदरगाह है वो हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक, हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, जबकि जो कलकत्ता बंदरगाह है वो हुगली नदी के तट पर स्थित है। अंतर समझ आया? एक मुहाने पर है और एक तट पर स्थित है। क्लियर है? तो जब फरक्का बैराज बना तो इससे पहले क्या होता था ना, कलकत्ता जो बंदरगाह है जो कि तट पर स्थित है, इसमें जाकर के गाद जमा हो जाता था, जिसके कारण ये पानी, हुगली नदी का जो पानी है वो गंदा हो जाता था। तो इसके वजह से फरक्का बैराज जब बना तो यहाँ पर गाद की साफ सफाई हो जाती है, और जो हुगली नदी है इसका पानी कलकत्ता वासी पेयजल के रूप में ग्रहण करने लगे हैं। इसके साथ साथ फरक्का बैराज बनने का एक फायदा ये भी हुआ कि जो हुगली नदी का पानी खारा हो जाता था, क्योंकि बिल्कुल इस समुद्र के समांतर में जाकर के मिलती थी, इसलिए समुद्र का जो पानी है वो हुगली नदी में जाकर के मिक्स हो जाता था, इसलिए हुगली नदी का पानी खारा हो जाता था। तो जब ये फरक्का बैराज बना तो हुगली नदी का जो खारा पानी है उसको अलग कर दिया गया। अब सिर्फ मीठा पानी रह गया जो कि कलकत्ता वासी पेयजल के रूप में ग्रहण करते हैं। तो फरक्का बैराज बनने का कारण समझ आ गया। एक तो गंगा नदी पर बनाया गया है ताकि हुगली नदी को भी उसका पानी मिल सके। दूसरा, कलकत्ता तट पर जो गाद जमा हो जाता था उसको साफ करने के लिए। तीसरा, कलकत्ता वासियों को पेयजल के रूप में पानी प्रोवाइड कराने के लिए भी फरक्का बैराज का निर्माण किया गया है। मैंने बताया हुगली नदी पर 2 बंदरगाह, एक जो हुगली नदी के तट पर है उसको कलकत्ता बंदरगाह कहा जाता है, और एक जो हुगली नदी के मुहाने पर है उसको हल्दिया बंदरगाह कहा जाता है। जब मैं गंगा उपवाह तंत्र पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था सबसे पहला वाटरवे नंबर 1 जो कि हल्दिया से इलाहाबाद जाता है वो गंगा नदी पर था। ठीक है, तो उसी के बारे में चर्चा हो रही है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया आपको? और वाटरवे 2 कहाँ से कहाँ जाता था? तो वाटरवे 2 के बारे में हमने जब ब्रह्मपुत्र उपवाह तंत्र पढ़ा तब मैंने बताया था कि सदिया से लेकर के धुबरी तक ये वाटरवे 2 है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है, 800 कुछ है। ठीक है, और जो पहला वाटरवे है ये 1600 किलोमीटर है लगभग, इसमें 1600 के साथ कुछ पॉइंट भी जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो हुगली नदी खत्म होता है हमारा, तो फरक्का बैराज कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर है, ना कि हुगली नदी पर है। लेकिन फरक्का बैराज के माध्यम से गंगा नदी का पानी किसको दिया जाता है? अगर ये पूछा गया तो आपको याद रखना है हुगली नदी को दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारी दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार के भ्रंश घाटी से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। तो जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ये जो है डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, देख सकते हैं ये दामोदर नदी है, ये सीधा बंगाल की खाड़ी में नहीं मिल रही है। जो हुगली नदी आ रही है उसमें आकर के दामोदर नदी मिल गई है। ठीक, तो हुगली नदी में ही जो दामोदर नदी है वो जाकर के मिल जाती है, वो सीधा बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं छोड़ती। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी के बारे में क्या पॉइंट याद रखना है? तो याद रखना है कि दामोदर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना है।
ठीक है, जो कि कब बनाया गया था? 1948 में बनाया गया था, 1948, 1948, ठीक है। 1948 में दामोदर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाया गया था, जिसको डीवीसी करके भी आप लिख सकते हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है। यह जो दामोदर घाटी परियोजना बनाया गया था ना, ये अमेरिका के टेनिस नदी से प्रेरित था। अमेरिका में एक नदी बहती है जिसको टेनिस नदी कहा जाता है, तो उस नदी पर जैसे जैसे वर्क किया गया है उससे प्रेरित होकर के दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। इसलिए दामोदर नदी घाटी परियोजना को टेनिसी परियोजना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, समझ आया? क्योंकि अमेरिका के टेनिस नदी से ये प्रेरित हुआ था। टेनिसी जब परियोजना बनी तो इसका थीम ये रखा गया था कि जो मुख्य नदी है उस पर एक बड़ा सा डैम बनाने की बजाय इसकी जितनी भी सहायक नदी हैं उस पर छोटा छोटा डैम बना देते हैं, ये इसकी खासियत है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले तो दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है, तो आप बिल्कुल आप बता सकते हैं कि दामोदर नदी पर है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया गया कि टेनिसी नदी घाटी परियोजना कहाँ है, तो यहाँ हो जाएंगे आप कंफ्यूज। इस कारण से आपको एक एक पॉइंट नोट करना है। टेनिसी नदी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना को ही कहा गया है, जो कि दामोदर नदी पर है। टेनिसी क्यों कहा गया? क्योंकि अमेरिका के टेनिस नदी से प्रेरित होकर बना है, ठीक। इसकी थीम क्या थी कि सिर्फ मुख्य नदी पर एक बड़ा सा डैम नहीं बनाया गया है, बल्कि जो इसकी सहायक नदी है उन पर भी छोटा छोटा डैम बना दिया गया है। क्लियर है? तो टेनिसी नदी घाटी परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना दोनों एक ही है। क्लियर? अब आगे हम बढ़ेंगे। दामोदर नदी के बाद हम जाएंगे सीधे स्वर्णरेखा नदी के पास। जो स्वर्णरेखा नदी है कहाँ से निकलती है? स्वर्णरेखा नदी रांची से निकलती है। ओवरऑल नहीं तो झारखंड ले सकते हैं ना। झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलने के बाद ये पहले जाती है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जाने के बाद फिर ये आ जाती है उड़ीसा, और उड़ीसा में आकर के उड़ीसा तट पर ही अपना मुहाना बनाती है। मुहाना बनाती है मतलब क्या? वहीं से जाकर के बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। तो झारखंड से निकल रही है, पश्चिम बंगाल जा रही है, उड़ीसा में लास्ट में जाकर के अपना मुहाना बना देती है। स्वर्णरेखा नदी ये क्या है ना, इसके जो रेत होती है, नदी के किनारे रेत पाया जाता है ना, बालू, तो इसके बालों में सोने का कण पाया जाता है। ऐसा बताया गया है कि स्वर्णरेखा नदी जो है इसका जो रेती है ना, उसमें सोने के कण पाए जाते हैं। जो स्वर्णरेखा नदी मैंने बताया छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है, रांची से झारखंड से निकल रही है मतलब, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए फेमस है, झारखंड। तो वहाँ क्या है, वो औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ बहुत बड़े बड़े कारखाने स्थापित हैं। तो कारखाने से जितना भी अपशिष्ट, जितना भी गंदगी निकलता है वो स्वर्णरेखा नदी में बहा दिया जाता है, जिसके कारण स्वर्णरेखा नदी इतनी ज़्यादा दूषित हो गई है, इतनी ज़्यादा दूषित हो गई है कि उसमें एक भी जलीय जीव निवास नहीं करता। इसी वजह से स्वर्णरेखा नदी को जलीय जीव का मरुस्थल कहा जाता है या फिर जैविक मरुस्थल कहा जाता है, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में आ जाएगा कि जलीय जीवों का मरुस्थल किसे कहा जाता है या फिर जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो स्वर्णरेखा नदी याद रखना है। क्यों? समझ आया? क्योंकि छोटा नागपुर का पठार है, पास में औद्योगिक क्षेत्र है, कारखानों का गंदा पानी स्वर्णरेखा नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जिसके कारण जो केमिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि वहाँ कोई जलीय जीव टिक ही नहीं पाता है, इसलिए वहाँ जलीय जीव नहीं पाया जाता, इसलिए जलीय जीव का मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पर दो मत है, ठीक है। कुछ सोर्स में जैविक मरुस्थल, यही जो जलीय जीव का मरुस्थल वो स्वर्णरेखा नदी को कहा गया है, लेकिन कुछ सोर्स में जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा गया। तो दोनों ही आपको याद रखना है क्योंकि दामोदर नदी में भी बहुत सारे धातु मिले हुए हैं, लोहा, लेड, तांबा, ये सारा कुछ, इस वजह से भी इसको जैविक मरुस्थल कहा गया। तो दोनों ही आप याद रखो, जो भी आएगा ऑप्शन में वो आपको ले लेना है, ठीक है। तो दामोदर नदी को भी कहा गया और स्वर्णरेखा नदी को भी कहा गया, दोनों ही आप याद रखेंगे क्योंकि अलग अलग सोर्स में अलग अलग चीज़। अब हम तो पर्सनली वहाँ पर गए नहीं देखने के लिए, तो हमको नहीं पता, बाकी जो सोर्सेस के आधार पर दोनों बातें कही गई, इसलिए आप दोनों याद रखेंगे। क्लियर है? स्वर्णरेखा नदी पर ये हो गया। अब स्वर्णरेखा नदी पर एक जलप्रपात है जिसको हुंडरू जलप्रपात कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आ जाएगा हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये हमारी वैतरणी नदी है, देख सकते हैं इसको वैतरणी नदी कहा जाता है। वैतरणी नदी कहाँ से निकलती है? तो जो वैतरणी नदी है ना, ये पूरी पूरी उड़ीसा की ही नदी है क्योंकि उड़ीसा से निकलती है और उड़ीसा के तट पर जाकर अपना मुहाना बना देती है। तो उड़ीसा में कहाँ से निकलती है? तो उड़ीसा में केंदुझर नामक एक पठार है,
केंदुझर नामक एक पठार है, वहाँ से वैतरणी नदी निकलती है और उड़ीसा में सिर्फ बहती है और उड़ीसा में बहकर लास्ट में उड़ीसा के तट पर ही जाकर के अपना मुहाना बना देती है। इसको पूरा पूरा वैतरणी नदी को उड़ीसा का ही नदी कहा जाता है। उसके बाद फिर है हमारी ब्राह्मणी नदी। जो ब्राह्मणी नदी है ये भी रांची झारखंड से निकलती है और उड़ीसा तट पर जाकर के अपना मुहाना बना देती है। क्लियर है? तो आपको यहाँ से 3 पॉइंट याद रखना है। छोटा नागपुर के पठार से कौन कौन सी नदियाँ निकल रही हैं? एक तो दामोदर नदी निकल रही है, एक स्वर्ण रेखा नदी निकल रही है और एक ब्राह्मणी नदी निकल रही है और तीनों की तीनों जाकर के उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बना देती हैं। क्लियर है? वैतरणी नदी के बाद आ जाते हैं महानदी के बारे में। महानदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ में धमतरी में सिहावा नामक एक पर्वत है, वहां से महानदी निकलती है और वहां से निकलकर सीधा बहते हुए वो उड़ीसा के कटक नामक जगह पर अपना मुहाना बनाती है। तो जो महानदी जिस जगह पर बहती है ना, उस क्षेत्र को महानदी घाटी कहते हैं और उस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ बेसिन कहा जाता है। तो जो महानदी घाटी है वहाँ की भूमि धान के फसल के लिए बहुत उपजाऊ रहती है, वहाँ धान की फसल बहुत अच्छी मात्रा में होती है। इसी कारण से जो छत्तीसगढ़ है ना, जो महानदी घाटी है जो छत्तीसगढ़ है उसको धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझ आए? क्योंकि जहाँ पर महानदी बहती है उसका जो बेसिन है उसको छत्तीसगढ़ बेसिन कहा जाता है, तो वहाँ पर धान की पैदावार बहुत अच्छे से होती है। इसी कारण से छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। क्लियर है? महानदी समझ आ गया? महानदी की लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर है, 858 किलोमीटर है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में पूरी की पूरी 858 नहीं बहती है ना, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 286 ही बहती है, 858 पूरी नहीं बहती, लेकिन टोटल लंबाई मैं आपको बता रही हूँ 858 किलोमीटर है। क्लियर? अब आगे देखेंगे, महानदी का हो गया। महानदी के बाद हम जाएंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी वही गोदावरी नदी जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है या फिर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को। इसका लंबाई मैंने कितना बताया आपको? 1465 किलोमीटर के साथ। तो थोड़ा सा गोदावरी नदी के बारे में देख लेते हैं, समझेंगे। गोदावरी नदी कौन सी है? ये जो नदी दिख रही है ये आपकी गोदावरी नदी है। देखिए जो गोदावरी नदी है वो निकल कहाँ से रही है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र में नासिक है जहाँ 4 कुंभ में से एक मेला लगता है ना, 4 जगह कुंभ का मेला लगता है, उसमें से एक कुंभ का मेला नासिक में भी लगता है। इसी नासिक में त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी है, तो उसी त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी से हमारी जो गोदावरी नदी है वो निकलती है। ठीक है? और निकल करके कहाँ मिल जाती है? तो वहाँ से निकल कर ये आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री नामक जगह पर अपना मुहाना बनाती है। महाराष्ट्र से निकल रही है और निकल करके आके आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री नामक जगह पर अपना मुहाना बनाती है। तो ये बहती कितने राज्य से है? तो जो गोदावरी नदी है सबसे पहले तो महाराष्ट्र से निकल रही है, तो महाराष्ट्र में बहेगी, तो महाराष्ट्र में बहती है, उसके बाद फिर तेलंगाना आ जाती है और तेलंगाना के बाद लास्ट में आंध्र प्रदेश चली जाती है और आंध्र प्रदेश में ही राजमुंद्री नामक जगह पर ही अपना मुहाना बना देती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है गोदावरी नदी को। और अगर दक्षिण की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है पूछा जाए तो याद रखना है दक्षिण की सबसे लंबी नदी कावेरी को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी पर 2 परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी परियोजना है? एक तो जायकवाड़ी परियोजना है। कहाँ है जायकवाड़ी परियोजना? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये याद आपको रखना है। उसके साथ साथ एक परियोजना है पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना कहाँ है? तेलंगाना में है। सुकमा के जस्ट नीचे पोलावरम परियोजना है, जिसको क्या कहा जाता है? पोलावरम परियोजना को ही इंदिरा सागर परियोजना भी कहा जाता है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच इसी परियोजना को लेकर के बहस होती रहती है। तो याद रखेंगे गोदावरी नदी पर 2 परियोजनाएं, एक तो जायकवाड़ परियोजना जो कि महाराष्ट्र में है, एक पोलावरम परियोजना जो कि तेलंगाना में है। क्लियर है? सुकमा के जस्ट नीचे ही ये परियोजना जो है बनाई गई है। गोदावरी नदी की बहुत सारी सहायक नदी हैं, लेकिन मेन जो सहायक नदी है वो है वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा। ठीक है, वेनगंगा गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है और ये जो तीनों नदियां हैं ये तीनों की तीनों महाराष्ट्र में ही आकर के इससे मिल जाती हैं गोदावरी नदी से। गोदावरी नदी में एक नदी, सिर्फ एक नदी दक्षिण से आकर के मिलती है। देखिए ये गोदावरी नदी है, ठीक, तो ये नीचे वाला साइड दक्षिण दिशा होगा, तो दक्षिण से सिर्फ एक ही नदी आकर मिलती है, बाकी जितनी भी नदियां हैं वो उत्तर साइड से आकर के ही मिलती है। इसमें और भी बहुत सारी इनकी सहायक नदी हैं, लेकिन मेनली जो आपको नाम याद रखना है वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा। और दक्षिण साइड से जो एकमात्र नदी आकर के मिलती है मैंने बताया वो है मंजरी नदी। कौन सी नदी? मंजरी नदी। और मंजरी नदी पर ही
निजाम सागर डैम है। क्लियर है, इतना याद रहेगा। मंजरी नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी। या क्वेश्चन में पूछ लेगा वह नदी का नाम, उस नदी का नाम क्या है जो कि गोदावरी से दक्षिण दिशा से आकर के मिलती है। तो आपको याद रखना है एकमात्र नदी है क्योंकि जो कि दक्षिण से आकर मिल रही है सिर्फ मंजरी, जिस पर निजाम सागर डैम है। बाकी जितनी भी सहायक नदी है ये 3 तो है ही है, इसके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, जो कि उत्तर से आकर के मिलती है। वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, तीनों ही याद रखेंगे। तीनों कहाँ मिल रही हैं? महाराष्ट्र में आकर के मिल रही है। गोदावरी की लंबाई कितना बताई थी मैं? 1465 किलोमीटर। इतना पॉइंट आपको गोदावरी के बारे में याद रखना है। क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे जाएंगे तो हमारी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी भी, ये वाली जो नदी है ये कृष्णा नदी है, ठीक है। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से ही निकलती है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की चोटी से कृष्णा नदी निकलती है। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। क्लियर। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जो कृष्णा नदी है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। याद कैसे रखेंगे? तो कृष्ण जी कैसे थे? महाबली थे, ऐसा करके याद रख लो। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। क्लियर है। कुछ ट्रिक्स बनाना पड़ता है जब चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं तो, ठीक। और ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ से बनते ही हैं। इसके साथ अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है नदियों का उद्गम याद करने में तो आप जा करके मेरा ट्रिकी वीडियो देख सकते हैं। मैंने ट्रिकी वीडियो भी बनाए हुए हैं, उसमें लगभग 40 से 45 नदियाँ कवर की हुई हैं, जिसमें हर एक नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हो रहा है उसको ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया है। सिर्फ वीडियो को आप देखेंगे आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएंगी। एक बार जाकर प्ले लिस्ट में वहाँ से आप ट्रिकी वीडियो देख सकते हैं, नदियों के उद्गम के ऊपर बना है, जिसमें 40 से 45 नदी हैं जिसका उद्गम ट्रिक के माध्यम से आपको मैंने याद करवाया है। 10 से 15 मिनट का ही वीडियो है, ठीक है। फिलहाल वापस आते हैं गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी हो गया हमारा, कृष्णा नदी की बात चल रही थी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और जाकर के आंध्र प्रदेश में ही अपना मुहाना बनाती है। आंध्र प्रदेश में कहाँ? विजयवाड़ा में, ठीक। गोदावरी नदी भी आंध्र प्रदेश में मुहाना बनाती है, कृष्णा नदी भी आंध्र प्रदेश में ही मुहाना बनाती है। अंतर क्या है? गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के कौन से जगह में मुहाना बनाती है और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के कौन से जगह में मुहाना बनाती है, इन दोनों में अंतर है। तो गोदावरी नदी जो है वो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में अपना मुहाना बनाती है, लेकिन कृष्णा नदी जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अपना मुहाना बनाती है। आप समझेंगे, कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है तो महाराष्ट्र में भी बहती है, कर्नाटक में भी बहती है, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना जाएगी, फिर आंध्र प्रदेश जाएगी। इस प्रकार से 4 राज्यों में जो कृष्णा नदी है वो बहती है। कृष्णा नदी पर परियोजनाएं हैं अलग अलग। कौन कौन सी परियोजना है तो समझेंगे। जो कृष्णा नदी है उसमें अलमाटी परियोजना है, उसके साथ साथ नागार्जुन है और श्रीशैलम परियोजना है। डैम भी बोल सकते हैं आप। तो जो अलमाटी परियोजना ये कहाँ है? तो अलमाटी परियोजना कर्नाटक में है, ठीक है। और नागार्जुन और श्रीशैलम ये जो 2 हैं ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। दोनों नागार्जुन और जो श्रीशैलम है ये दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश में है। तो क्वेश्चन में आ जाएगा कि अलमाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है और कहाँ बनाई गई है। तो आपको याद रखना है जो अलमाटी परियोजना है कृष्णा नदी पर बनाया गया है और कर्नाटक में बनाया गया है। और जो नागार्जुन डैम है, श्रीशैलम डैम है, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो नागार्जुन डैम और श्रीशैलम डैम ये जो दोनों डैम है ये कृष्णा नदी पर ही बनाया गया है, आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। तो कृष्णा नदी के बारे में ये पॉइंट आपको याद रखना है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बहुत सारी सहायक नदी है, लेकिन मेनली आपको याद रखना है भीमा नदी, कोयना नदी, ठीक है, और एक है मूसी नदी। कृष्णा की सहायक नदी है मूसी नदी, ठीक है, याद रखेंगे। तो भीमा नदी और कोयना नदी कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में ही जाकर के ये कृष्णा नदी से मिल जाती है। मूसी नदी भी कृष्णा नदी की ही सहायक नदी है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और मूसी नदी के तट पर ही हमारा हैदराबाद बसा हुआ है। जो भीमा नदी है उस पर भीमा डैम बना हुआ है और जो कोयना नदी है उस पर कोयना डैम बना हुआ है। ये कोयना डैम की वजह से ही कृष्णा नदी पर 2 बार भूकंप आ चुका है। जो कोयना डैम दिख रहा है आपको, 2 बार यहाँ भूकंप आ चुका है। एक भूकंप आया था 1967 में, 1967 में, जिसका नाम दिया गया कोयना भूकंप, क्योंकि ये कोयना नदी पर आया हुआ था। और एक भूकंप आया था 1993 में, 93 में, जो कि कोयना डैम पर ही आया है, ठीक है, ये वाला भी है कोयना नदी पर ही आया है, कोयना डैम पर आया है। और इस भूकंप का नाम चेंज करके क्या किया गया? इसको लातूर का भूकंप कहा जाता था, ठीक। तो कोयना नदी पर, कोयना डैम पर 2 बार भूकंप आया है। एक बार जो भूकंप आया है वो कब आया?
1967 में आया गया, जिसको कोयना का भूकंप कहा गया। और एक जो भूकंप आया वो 1993 में आया गया, 93 में आया है, ठीक है, जिसको लातूर का भूकंप कहा गया। क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि लातूर का भूकंप किस नदी पर आया और कब आया, तो आपको याद रखना है जो लातूर का भूकंप है वो कोयना नदी पर आया और 1993 में आया था, जो कि किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी। इस प्रकार से रिलेट कर करके आपको पढ़ना है, तभी चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा याद होंगी। जियोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो वो इसी तरह से याद हो सकता है। जब आप वीडियो 1 से 2 बार देखिए, आराम से चीजें नोट्स लेकर के बैठिए, नोट्स बनाते चलिए। अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है आपके पास तो मेरा PDF भी आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से पढ़ना है, तब जाकर के आपको चीजें याद हो पाएंगी। क्लियर है? तो कृष्णा नदी हो गया। कृष्णा नदी के बाद हमारी आती है पेन्नार नदी। देखिए समझेंगे यहाँ पर, जो गोदावरी नदी है ना, और जो कृष्णा नदी है, ठीक, इन दोनों के बीच में ये जो दोनों का मुहाना है वो जुड़ सा गया है, आपस में दोनों का जो मुहाना है वो जुड़ गया है, इसलिए इन दोनों के बीच में एक झील पाई जाती है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, इन दोनों का जो मुहाना है वो जुड़ गया, इसलिए इन दोनों के बीच में एक झील पाई जाती है और उस झील को क्या कहा जाता है, कोलेरू झील कहा जाता है। ठीक, तो कोलेरू झील किस किस नदी के बीच में पूछ लिया जाएगा तो आपको याद रखना है, कोलेरू झील कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच में है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है हमारी पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कहाँ बहती है, तो यह कृष्णा नदी और कावेरी नदी के बीच में बहती है। कहाँ से निकलती है पेन्नार नदी, तो पेन्नार नदी कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश में जाकर के अपना मुहाना बनाती है। क्लियर है? कर्नाटक के क्या नाम था, कोलार पर्वत समथिंग कुछ नाम है उसका, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चाहे तो याद रख सकते हैं। फिलहाल ये याद रखो कि जो पेन्नार नदी है कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक से निकल करके आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारी कावेरी नदी। जो कावेरी नदी है उसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। जैसे मैंने महानदी के बारे में बताया था ना, जो महानदी घाटी है उसको क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। वैसे ही जो कावेरी नदी की घाटी है इसको भी दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि कावेरी नदी जिस क्षेत्र में बहती है, जहाँ पर ये अपना घाटी का निर्माण करती है, वहाँ पर की जो भूमि है वो अभी धान की पैदावार के लिए उपजाऊ है, इसलिए उत्तर भारत में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में कावेरी नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। ये सबसे पहला पॉइंट कावेरी नदी के बारे में आपको याद रखना है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी निकलती कहाँ से है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। देखिए ये कावेरी नदी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक में है। तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, यहाँ से निकल करके वो कहाँ जाएगी, तमिलनाडु जाएगी और तमिलनाडु में जाकर के अपना मुहाना बनाती है। क्लियर है? कहाँ से निकल रही है ये भी याद रखेंगे, कर्नाटक से निकल रही है। इस कावेरी नदी पर क्या है, एक परियोजना है, ठीक है, जिसको मैटूर परियोजना कहा जाता है। और मैटूर परियोजना कहाँ है, तो मैटूर परियोजना तमिलनाडु पे। देखेंगे ये वाली जो नदी है इसको कावेरी नदी बोल रही हूँ मैं, है ना। मैप को ध्यान से देखेंगे, स्किप करेंगे तो चीजें मिस हो जाएंगी। यहाँ पर एक परियोजना बना हुआ है कावेरी नदी पर ही, और इसी परियोजना को मैटूर परियोजना कहा जाता है। तो मैटूर परियोजना कावेरी नदी पर बना हुआ है और तमिलनाडु में बना हुआ है, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे, इसी नदी पर 2 ठो नदी द्वीप हैं, एक को शिव समुद्रम कहा जाता है और एक को श्रीरंगपट्टनम कहा जाता है। नदी द्वीप समझ आता है ना, नदी के बीच में जो द्वीप होती है, और ये जो दोनों द्वीप है, दोनों ही द्वीप कर्नाटक में है। तो शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप किस नदी पर है, तो ये जो नदी द्वीप है वो कावेरी नदी पर है। कहाँ है, कर्नाटक में है। क्लियर? और इस नदी पर कौन सी परियोजना का नाम मैंने बताया, मैटूर परियोजना, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में। क्लियर है? इतना याद रहेगा। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ ही देखो कावेरी नदी पर एक और परियोजना है, ये वाली जो परियोजना दिख रही है इसको कहा जाता है कृष्णराज परियोजना। यह भी कर्नाटक में है। 2 परियोजना हमने देखा कावेरी नदी पर। एक परियोजना का नाम क्या है, मैटूर परियोजना, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है। और एक परियोजना ये वाली, इसका नाम है कृष्णराज परियोजना, और ये कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक से निकल रही है और जाकर के तमिलनाडु में मिल जा रही है। क्लियर है? 2 नदी द्वीप कावेरी नदी पर हमने देखा, एक तो शिव समुद्रम और एक श्रीरंगपट्टनम, और दोनों ही नदी द्वीप कहाँ है, कर्नाटक में है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, ये है वेंगई नदी। वेंगई नदी कहाँ से निकलती है, तो वेंगई नदी जो है तमिलनाडु के वरुणनाद नामक पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, वेंगई नदी तमिलनाडु में एक पहाड़ है जिसको वरुणनाद कहा जाता है, या फिर इसी को पुरुषनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, वरुणनाथ को ही पुरुषनाथ भी कहा जाता है। वहां से वेंगई नदी निकलती है। कहाँ ये पहाड़, तमिलनाडु में ही है। तो तमिलनाडु से निकल करके
तमिलनाडु में ही जाकर के अपना मुहाना बना लेती है। मदुरई नगर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर फेमस है ना, तो वेंगई नदी के तट पर ही बसा हुआ है। मदुरई नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? वेंगई नदी के तट पर बसा हुआ है। कहाँ से निकलती है? तो तमिलनाडु के वरुणनाथ या पुरुषनाथ नामक पहाड़ी से निकलती है और जाकर के तमिलनाडु के तट पर ही अपना क्या करती है? जल को छोड़ देती है, मतलब मुहाना बनाती है। तो तमिलनाडु के तट पर मतलब कोरोमंडल तट नहीं समझ लेना है ना। तमिलनाडु के तट मतलब जो हमारा रामेश्वरम द्वीप है ना, रामेश्वरम द्वीप का एक और कौन सा नाम है? पंबन द्वीप कहा जाता है। वहां जा करके फिर देखिए इस प्रकार से यहाँ पर श्रीलंका है, इस प्रकार से जो द्वीप बना हुआ है उसको रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है। ठीक, रामेश्वरम द्वीप को एक और नाम दिया गया है जिसको पंबन द्वीप कहा जाता है। तो ऊपर में एक खाड़ी है, नीचे में एक खाड़ी है। ऊपर में जो खाड़ी है उसको पाक की खाड़ी कहते हैं और नीचे में जो खाड़ी है उसको मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। तो ये जो वेंगई नदी है वो पाक की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। कहाँ पर? रामेश्वरम द्वीप के पास। क्लियर है? याद रहेगा, तमिलनाडु से निकल रही है, तमिलनाडु में जाकर अपना मुहाना बना दे रही है, लेकिन तमिलनाडु में वरुणनाथ या पुरुषनाथ से निकल रही है और जाकर के रामेश्वर द्वीप के पास मतलब पंबन द्वीप के पास जाकर पाक की खाड़ी में अपना जल छोड़ देती है। नेक्स्ट है हमारी ताम्रपाणी नदी। सबसे अंतिम में जो नदी है उसको ताम्रपाणी नदी कहा जाता है। देख सकते हैं आप, ताम्रपाणी नदी कहाँ से निकलती है? अगस्तमलाई की चोटी से निकलती है। देखिए सबसे दक्षिण में हमारा पर्वत का क्रम अगर हम देखें तो सबसे दक्षिण में कौन सा पर्वत है? कार्डमम की पहाड़ी है। ऑलरेडी मैं ये चीजें आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर कोई पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पहले जाइए प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कीजिए। जियोग्राफी की और भी बहुत सारी वीडियो अपलोडेड हो चुकी हैं जिसमें हमने एकदम डिटेल में पर्वत पठार वाला चीज पढ़ चुका है, ग्लेशियर दर्रा हमने पढ़ लिया है, नदी अपवाह तंत्र हमारा क्लियर होने को है। ठीक, तो जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। बिल्कुल बेसिक से जियोग्राफी हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है। तो बिल्कुल अगर आपको जियोग्राफी बिल्कुल भी नहीं आता है, जियोग्राफी के नाम से डर लगता है, तो बिल्कुल जरूर से आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां एकदम स्टार्टिंग से और डीपली आपको ज्योग्राफी की क्लास ली गई है। ठीक, अब समझते हैं ताम्रपाणी नदी के बारे में। मैं बता रही थी जो ताम्रपाणी नदी है तो सबसे दक्षिण में हमारा पठार कौन सा है? कार्डमम की पहाड़ी कहा जाता है। कार्डमम मतलब इलायची, वहां इलायची की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। तो कार्डमम की पहाड़ी में जो ऊंची चोटी है उसको अगस्तमलाई की चोटी कहते हैं। कहाँ है ये? केरल में है। ठीक है, तो जो ताम्रपाणी नदी है वो अगस्तमलाई की चोटी से निकलती है। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है, ये भी आपको याद रखना है। साथ में चीजें एकदम बिल्कुल रिलेट कर करके पढ़ेंगे। ठीक है, जो अगस्तमलाई की चोटी है वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है और अगस्तमलाई चोटी से ताम्रपाणी नदी निकलती है और जाकर के लास्ट तमिलनाडु में अपना मुहाना बना देती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको चीजें याद रखनी है। यहाँ से हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार की वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं हमारा कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अरब सागर की नदियों के बारे में, मतलब वे नदियां जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, कौन कौन सी नदी हैं वो सारा चीज हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आया है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर से करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। 1 से 2 बार अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको चीजें आराम से याद हो जाएंगी। मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगी बिल्कुल नोट कॉपी लेकर के बैठा करिए, पेन लेकर के बैठा करिए और नोट्स बनाते चलिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है मेरा PDF आप परचेस कर सकते हैं। अगर वीडियो से कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, चैट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी जरूर से करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।